हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेएसएम स्टडीज ऑनलाइन में। आज हमारा सेकंड लेक्चर है। पहले थोड़ा सा दोहरा देते हैं, पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा, जो हमारी आँख की दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, यानी हमारी आँख की रेटिना को उत्तेजित करती है, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है। उसके बाद हमने बताया था हमें केवल वही वस्तुएं दिखाई देती है जो या तो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करती हो या उन पर आने वाला प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता हो। ठीक है। उसके बाद अगला था पॉइंट कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है और निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। उसके बाद बताया था कि वस्तु जो होती है दो प्रकार की होती है। ठीक है। प्रकाश स्रोत और परावर्तन के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती है। पहली थी जो खुद से प्रकाश उत्पन्न करती है, उन्हें बोलते हैं हम प्रदीप्त वस्तुएं या ल्यूमिनस बॉडीज। दूसरी थी जो खुद से प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। ठीक है। कि दूसरी प्रदीप्त वस्तु के प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देती है, वह कहलाती है अप्रदीप्त या अदीप्त वस्तुएं। ठीक है ना, बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण में जो खास था कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलते हैं। ठीक है ना, चलने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और निर्वात में भी गति कर सकते हैं। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है और प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। उसके बाद बताया था कि प्रकाश जो है पारदर्शी माध्यम में एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब जाता है तो उसकी क्या बदल जाती है, चाल बदल जाती है। और जैसे ही उसकी चाल बदलती है तो उस घटना को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन की घटना। फिर लिखा था प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता। उसके बाद जो अगला था प्रकाश की किरण। ठीक है। प्रकाश की किरण यानी रे ऑफ लाइट। इसमें बताया गया था किसी समान माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजुरेखीय मार्ग से होकर जाता है उसे प्रकाश किरण या प्रकाश की किरण कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है। पहला था अभिसारी। ठीक है। यदि आपतित प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है तो उसे बोलते हैं हम अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। यदि एक बिंदु से सभी प्रकाश किरणें सभी दिशाओं में चलती है तो उसे बोलते हैं हम अपसारी। और तीसरा प्रकार था हमारा समांतर, यानी जिसमें प्रकाश किरणें एक दूसरे को आपस में कभी भी न काटती और एक दूसरे के समांतर चलती हो। उसके बाद आगे हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी चीकने परिशदार तल से वापस टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाता है तो वह घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। इसके बाद इसमें क्या बताया गया था आपको कि जितना ज़्यादा अधिक चीकना तल होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, परावर्तन होगा। ठीक है। यानी उतना ही ज़्यादा प्रकाश अपने माध्यम में वापस लौट करके आ जाएगा। उसके बाद इसमें बताया था जो आपतित किरण है और अपवर्तित किरण है और अभिलंब है, वे जो परावर्तक तल है उसके किसी एक पॉइंट पर जाकर के तीनों मिलते हैं और उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। उसके बाद आपको परावर्तन के नियम पढ़ाए गए थे। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहले नियम में बताया गया था आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम था कि सदैव परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। आज हमारा सेकंड लेक्चर है, तो पहले लेक्चर में हमने आपको इतना सब चीज़ पढ़ा दिया था। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारा सेकंड लेक्चर। तो सेकंड लेक्चर में आज हम क्या पढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद लिखा है एक्स्ट्रा शॉर्ट। तो ये जो एक्स्ट्रा शॉर्ट है इसमें देखिए क्या लिखा है। इसके अंदर लिखा है जब कोई प्रकाश किरण किसी चीकने पृष्ठ यानी जैसे दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है तो वह किरण परावर्तन के बाद अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। यानी जैसे ये है आपका दर्पण। ठीक है। ये दर्पण है, इस पर प्रकाश किरण इस तरीके से आई, बिल्कुल अभिलंबवत, यानी 90 डिग्री के कोण पर आकर के गिरी। ठीक है। तो अभी दूसरा नियम क्या बताया था आपको, जितना आपतन कोण होता है उतना ही क्या होता है, परावर्तन कोण। यानी आपतित किरण इस तरीके से आई। ठीक है। तो कितने का एंगल बना होगा यहाँ पर, 90 डिग्री का। तो जब प्रकाश किरण जाएगी तो वो भी कितने का एंगल बनाना चाहिए, 90 डिग्री का ही बनाना चाहिए। ठीक है। तो प्रकाश किरण इसमें लिखा है जब कोई प्रकाश किरण किसी चीकने पृष्ठ पर अभिलंबवत यानी 90 डिग्री पर आकर के गिरती है तो परावर्तित किरण यानी तो लिखा तो वह किरण परावर्तन के बाद अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है, यानी जैसे आई थी वैसे ही वापस लौट जाएगी। ठीक है। तो इसमें जो कोण है अभिलंब के साथ कितना बनेगा, 0। क्यों, क्योंकि अभिलंब तो इस तल के क्या होगा, 90 डिग्री पे होगा। अभिलंब कैसा होगा, इस तल के 90 डिग्री पे होगा। ठीक है।
और ऐसे ही प्रकाश किरण भी 90 डिग्री पे, तो इन दोनों के बीच में तो कुछ भी एंगल नहीं है, तो माने आपतन कोण क्या होगा 0। इसी प्रकार से दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण के बराबर होगा, और जो भी क्या होगा 0 होगा। ठीक है भाई। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर समतल दर्पण में दिखाया गया है और ऐसे यहाँ पर गोलीय दर्पण में दिखाया गया है। ठीक है, गोलीय दर्पण में भी ऐसे ही होता है, प्रकाश किरण जैसे ही बिल्कुल अभिलंब आती है वैसे ही अपने मार्ग पर वापस भी लौट जाती है। ठीक है, तो जो आने वाली प्रकाश किरण है और जो जाने वाली प्रकाश किरण है दोनों एक ही मार्ग पर चलती है, यदि वे अभिलंबवत आती है तो। ठीक है, यदि मान लिया इस तरीके से आपका ये क्या है, दर्पण है, प्रकाश किरण इस तरीके से आई होती, ठीक है, ये आने वाली है, तो यहाँ पर क्या होता है, बिल्कुल 90 डिग्री पर अभिलंब। ठीक है, और ऐसे चली जाती प्रकाश किरण वापस, जितने का एंगल यहाँ था उतने का एंगल यहाँ पर होता, परंतु प्रकाश किरण इस तरीके से आई है और इसी तरीके से वापस चली जाएगी, आने वाली भी यही है और जाने वाली भी यही है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होते हैं, तो देखिए क्या लिखा है, जब प्रकाश किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है अथवा दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ये भी परिभाषा बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, इसमें लिखा है जब प्रकाश किरण वस्तु के किसी एक बिंदु से चली, देखिए इस प्रकार से, ये हमारा एक दर्पण है, ये इसका होता है मुख्य अक्ष। ठीक है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, वस्तु है ए बी। ठीक है, अब प्रकाश किरण मान लिया इस वाले पॉइंट से चली, पहली प्रकाश किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, ये वाली बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आवर्तन के बाद निकलती है फोकस में, यहाँ पर होता है फोकस। दूसरी प्रकाश किरण इस तरीके से जाती है और टकरा करके वापस आ जाती है इसी मार्ग पर। ठीक है, यहाँ पर होता है वक्रता केंद्र, इसे लिखते हैं सी से। तो प्रकाश किरणें जो वस्तु है, वस्तु के किसी एक पॉइंट से चली, ये वाला पॉइंट तभी इससे चली, एक प्रकाश किरण ऐसे चली, एक प्रकाश किरण ऐसे चली। ठीक है, और ये आपस में इस वाले पॉइंट पर आपस में एक दूसरे को काट रही है, किस पर, बी डैश पर एक दूसरे को काट रही है। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये इस बी पॉइंट का क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब। तो ये लिखा है जब प्रकाश किरण वस्तु के एक बिंदु से चलकर, ये वस्तु थी ए बी, इसके एक बिंदु से प्रकाश किरण चली, परावर्तन या अपवर्तन के बाद, यानी यहाँ परावर्तन भी हो सकता है अपवर्तन भी हो सकता है, परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है, इस वाले पॉइंट पर मिली बी डैश पर। ठीक है, या दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। आती हुई प्रतीत कब होगी, जब हमारा कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। ये वाला जो दर्पण है, इस दर्पण को बोलते हैं अवतल दर्पण, अभी दर्पण भी पढ़ेंगे हम पहले। ठीक है, ये वाला दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण इस प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण में बनता आभासी प्रतिबिंब। तो इसमें क्या हुआ, प्रकाश किरण इस तरीके से गई, इस तरीके से गई और आपस में एक दूसरे को काट रही है, ये इसमें क्या होगा, इधर आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, दर्पण की दूसरी तरफ, क्योंकि दर्पण में तो प्रकाश किरण पार नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि इसकी तरफ एक तरफ क्या हो जाते हैं, पोलिस। ठीक है, एक तरफ से कैसा रहता है, चिकना, यानी शीशा है आपका, जिसमें आप चेहरा देखते हैं, शीशे में को प्रकाश आर पार थोड़ा ना हो जाता है। ठीक है, तो वही बताया गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये लिखा है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं, यानी जो दूसरा बिंदु है बी डैश, ये इस बी का क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक तो ये प्रतिबिंब होता है जिसमें प्रकाश किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटती है, जैसे ये काट रही है इस वाले चित्र में, इस वाले चित्र में। ठीक है, इस वाले चित्र में क्या होगा, प्रकाश किरणें एक दूसरे को वास्तव में नहीं काटेगी। ठीक है, उसमें क्या होगा, केवल प्रकाश किरणें ऐसे मिलती हुई प्रतीत होगी। मान लीजिए ये वस्तु है, इस तरीके से प्रकाश किरण चलेगी, इसमें को पार तो होगी नहीं, इस तरीके से टकरा करके वापस चली जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण को कहाँ को जाना होगा, वक्रता केंद्र में। इसका जो वक्रता केंद्र, अब देखिए वक्रता केंद्र होता कहाँ है, वक्रता केंद्र होता है इसकी दबे हुए तल के अंदर, यानी ये है जिसका दबा हुआ तल इधर वाली साइड का और इधर वाली साइड का उभरा हुआ तल, तो वक्रता केंद्र होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कहीं होगा फोकस, यहाँ पर होगा फोकस और यहाँ पर होगा वक्रता केंद्र सी। तो प्रकाश किरण को ऐसे जाना होगा इसमें को निकल करके, परंतु ऐसे टकरा कर वापस यहीं पर आ जाएगी, ये ऐसे टकरा कर ऐसे जाएगी। तो इसे यदि हम पीछे की ओर हटाएंगे फोकस में, तो यहाँ पर क्या हुआ, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, आपसे वास्तव में नहीं मिल रही। ठीक है, तो जब प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती है उसे बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, और जब प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं मिलती, बस मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे बोलते हैं हम आभासी प्रतिबिंब। दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं, कौन कौन सा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है और आभासी प्रतिबिंब होता है। देखिए क्या लिखा है, पहला पॉइंट, वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज, यदि किसी बिंदु
वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को बिंदु का प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी उस पहले बिंदु का क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, यानी इस वाले प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। जैसा अभी हमने आपको दिखाया, ये क्या था आपका अवतल दर्पण। इस तरीके से वस्तु रखी थी, यहाँ पर एक वस्तु थी ए बी, प्रकाश किरण इस तरीके से चलेगी, पहली दूसरी इस तरीके से चलेगी। ठीक है, इस तरीके से आपस में काटती हुई यहाँ पर प्रतीत होगी। यहाँ पर क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। अब दूसरा है आपका आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है बल्कि दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, यानी उस बिंदु का हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसका केवल फोटो लिया जा सकता है। ठीक है, जैसे अभी आपको दिखाया था, यहाँ पर क्या था आपका उत्तल दर्पण, ये वस्तु रखी थी यहाँ पर, मान ली इस तरीके से प्रकाश किरण पहली चलेगी, इस तरीके से टकरा कर वापस जाएगी। ठीक है, तो ये जो इस तरीके से डॉटेड डॉटेड इसे आगे की ओर दिखाएगा बढ़ता हुआ, वास्तव में तो नहीं जाएगी, वास्तव में प्रकाश किरण ऐसे टकराई और ऐसे पहुंच गई इधर इधर वाली साइड में, दूसरी प्रकाश किरण ऐसे आएगी और यहाँ से ऐसे टकरा करके वापस चली जाएगी। परंतु इसे आगे की ओर यदि हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आपस में क्या होगी, एक दूसरे को कट करेंगे, यानी वास्तव में नहीं मिल रही, केवल हमने अनुभव किया। और ये जो प्रकाश किरण इस वाले बिंदु से ऐसा निकलती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, ये तो लिखा ना कि उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, परंतु वास्तव में तो नहीं आती है। ठीक है, इसलिए इसे बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, किसी चिकने पृष्ठ जैसे कांच की प्लेट पर पारे या चांदी की पॉलिश कर उसके ऊपर लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर देने पर दूसरी ओर का पृष्ठ परावर्तक तल बन जाता है। यह परावर्तक पृष्ठ ही दर्पण कहलाता है। तो दर्पण यानी मिरर क्या होता है, मिरर कैसे बनता है, तो मिरर की परिभाषा बताइए। मान लिया ये एक समतल कांच की चादर है, इसमें क्या करा, इन्होंने लिखा है कि किसी चीकने पृष्ठ जैसे कांच की प्लेट पर पारे या फिर चांदी की पॉलिश कर दो। यानी इसकी एक साइड पर, इधर वाली साइड पर या तो पारा या फिर चांदी का क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। पॉलिश करने के बाद क्या किया, उसके ऊपर लोहे के लाल ऑक्साइड, लोहे का लाल ऑक्साइड क्या होता है, Fe2O3 से बोलते हैं हम फेरिक ऑक्साइड। इसके ऊपर फिर से क्या कर दिया, पेंट कर दिया। तो पेंट करने के बाद ये जो दूसरा वाला तल है, ये तो आपका पहला तल हुआ जिधर काम चल रहा है, ये हुआ दूसरा तल। ठीक है, तो जो दूसरा तल है, इस दूसरे तल पर क्या हो जाएगा, प्रकाश ऐसे आएगा और टकरा करके वापस चला जाएगा। यानी ये वाला जो दूसरा तल है, ये वाला तल क्या कहलाएगा, परावर्तक तल। ठीक है, इसी साइड में तो आप देख सकते हैं अपना चेहरा, यानी शीशा लिया, शीशे में जो दूसरी तरफ रहता है उस तरफ क्या होता है, एक पेंट सा हो रहता है, देखा होगा आपने। तो जो पेंट सा कर रखा है वो वास्तव में क्या है, वो पारे या फिर चांदी की पॉलिश और उसके ऊपर लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट हुआ रहता है। ये पूछा जाता है कि दर्पण पर किस चीज़ की पॉलिश की जाती है और किस चीज़ का पेंट किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, जो पेंट किया जाता है वो किसका होता है, लोहे के लाल ऑक्साइड का, और पॉलिश किसकी होती है, पारे की या फिर चांदी की। अब दर्पण आपकी समझ में आ गया दर्पण क्या होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या लिखा है, यह है दर्पण के प्रकार। अब दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो जो पहला पॉइंट है दर्पण, दर्पण के प्रकार, यानी दर्पण तो आपने पढ़ लिया ऊपर दर्पण क्या होता है। अब बताओ दर्पण, दर्पण होते हैं आपके दो प्रकार के। पहला है समतल दर्पण, यानी यदि आपने कांच की बिल्कुल सीधी प्लेट ली तो समतल दर्पण होगा। यदि इस तरीके से गोलीय प्लेट ली, ठीक है, तो वो क्या होगा, गोलीय दर्पण होगा। ठीक है भाई, जो पहला है हमारा वो है समतल दर्पण। तो देखिए समतल दर्पण में क्या लिखा है, इसमें लिखा है यदि कांच की समतल प्लेट पर पॉलिश कर उसे परावर्तक तल बनाया जाए तब यह दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। दूसरा है हमारा गोलीय दर्पण, यानी इसे बोलते हैं हम स्फेरिकल मिरर। यदि किसी कांच के खोखले गोले के एक हिस्से को काटकर उसके एक ओर के पृष्ठ पर पॉलिश कर दूसरी ओर के पृष्ठ को परावर्तक बनाए तब प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं।
तो पहला दर्पण कौन सा है आपका? पहला दर्पण है अवतल दर्पण, इसे बोलते हैं कॉनकेव मिरर। इसमें क्या लिखा है देखिए, वे गोले दर्पण जिनके उभरे हुए तल यानी बल्गिंग बल्गिंग आउट सरफेस पर पॉलिश होती है तथा परावर्तन अंदर की ओर दबी हुई सतह बैंड इन सरफेस से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अभी देखिए आपकी समझ में नहीं आएगा, अगला देखते हैं हम क्या लिखा है। ये है, यदि आपने कांच की एक सीधी प्लेट ले ली समतल और उसकी एक तरफ क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, ठीक है, कर दिया पॉलिश किया हुआ तल, तो दूसरा तल किसका कार्य करेगा? परावर्तक का कार्य करेगा, यानी प्रकाश किरण आएगी टकरा करके वापस चली जाएगी। तो ऐसा दर्पण क्या कराएगा? समतल दर्पण। अभी आपने क्या किया, एक कांच का खोखला गोला ले लिया, इस तरीके से पूरा कांच का खोखला गोला था, ठीक है, इसका हमने इतना हिस्सा काट लिया, यानी इतना हिस्सा हमने इसका कट कर लिया। कट करने के बाद इधर का तो कुछ नहीं बचने वाला, ठीक है, इधर का तो हट जाएगा सारा का सारा हिस्सा। तो यानी ये क्या होगा आपका, अब हमने क्या करा, ये जो कांच का गोला काटा था थोड़ा सा, ठीक है, इसके उभरे हुए तल ये था ना, ये है इसका उभरा हुआ तल, ये इसका अंदर की ओर दबा हुआ तल, तो उभरे हुए तल पर हमने क्या कर दिया, पॉलिश, ठीक है। तो दबा हुआ तल क्या करेगा? परावर्तक का कार्य। तो ऐसे दर्पण को हम क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण, ठीक है। यदि हम दबे हुए तल पर पॉलिश करते हैं, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है, यदि आप दबे हुए तल पर पॉलिश करते हैं और उभरा हुआ तल किसका कार्य करता है? परावर्तक का, तो वो कहलाता है उत्तल दर्पण, ठीक है। तो यानी हमारे पास गोले दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला दर्पण कौन सा होता है? अवतल दर्पण, और दूसरा कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। तो जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में क्या होता है? अवतल दर्पण में होते हैं उभरे हुए तल पर पॉलिश। ये जो उभरा हुआ तल आपको दिखाई दे रहा है, उभरा हुआ तल, उस पर पॉलिश की जाती है। उभरे हुए तल पर पॉलिश हुई बाहर की तरफ, और अंदर का तल कैसा करेगा? परावर्तन का कार्य करेगा, ये करेगा अवतल दर्पण, ठीक है। अब इसके बाद अगली परिभाषा देखते हैं उत्तल दर्पण की परिभाषा। नंबर 2 है गोले दर्पण में उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। वे गोले दर्पण जिनके दबे हुए तल यानी बैंड इन सरफेस पर पॉलिश होती है तथा परावर्तन भारी उभरी हुई सतह यानी बल्गिंग आउट सरफेस से होता है, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। यानी देखिए ये जो उभरी हुई सतह, इससे क्या हो रहा है? परावर्तन का कार्य। अंदर वाली सतह पर क्या है? पॉलिश, ठीक है। तो ऐसा क्या कहलाता है आपका दर्पण? उत्तल दर्पण। अब आपकी समझ में आ गया होगा उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है और समतल दर्पण क्या होता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा गोले दर्पण से संबंधित परिभाषा। यानी जो गोले दर्पण आपने देखे, दो प्रकार के दर्पण आपको पढ़ा है, समतल दर्पण होता है, गोले दर्पण होता है। गोले दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण होता है और उत्तल दर्पण होता है। अब जो गोले दर्पण है, गोले दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला जो इसमें क्या लिखा है पॉइंट, वो देखते हैं। पहला पॉइंट है दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर, ठीक है। दर्पण का ध्रुव क्या होता है? ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है नीचे, इसमें ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये वाला चित्र में जरा ध्यान से देखिए। ये पूरा क्या था? एक कांच का खोखला गोला था, इसका इतना हिस्सा क्या कर लिया गया? कट कर लिया गया, इतना वाला हिस्सा। इसके उभरे हुए तल पर क्या कर दिया? पॉलिश, ठीक है। तो जो अंदर वाला तल है वो किसका कार्य करेगा? अंदर वाला तल किसका कार्य करेगा? अंदर वाला तल करेगा आपका परावर्तक का कार्य, ठीक है। तो अब इसमें पोल क्या होता है, ठीक है। पोल, ये जो आपका वक्रता केंद्र है, ये जो गोले का केंद्र होता है ना, वास्तव में खोखले गोले का जो भी केंद्र होता है उसी को बोलते हैं वक्रता केंद्र दर्पण का, ठीक है। इससे जो आधी दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो टोटल दूरी है, इसका जो आधी दूरी होगी उस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस बिंदु, ठीक है। और ये जो पॉइंट है इस दर्पण का बिल्कुल बीच वाला हिस्सा, ये जो दर्पण है एम डैश, इसका जो बीच वाला हिस्सा जो होगा, बीच वाला जो पॉइंट होगा उसे बोलते हैं ध्रुव, ठीक है। ये है दर्पण का ध्रुव। तो देखिए परिभाषा क्या लिखी है, परिभाषा देखते हैं। गोले दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोले दर्पण के परावर्तक तल के जो मध्य बिंदु है, उस मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं हम? दर्पण का ध्रुव कहते हैं, और इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। तो आगे समझ में, जो दर्पण है, दर्पण का जो बीच वाला पॉइंट है P, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम? दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। गोले दर्पण कांच के जिस खोखले भाग का होता है उसके केंद्र को गोले दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है।
तो गोले दर्पण है, गोले दर्पण ये जो कांच का खोखला गोला था, ये कांच के खोखले गोले के जो केंद्र है उस केंद्र को क्या बोलते हैं हम, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। यह अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर एवं उत्तल दर्पण में परावर्तक तल के दूसरी ओर होता है। यानी अवतल दर्पण में ये परावर्तक तल है इस वाली साइड, तो इस वाली साइड क्या है आपका वक्रता केंद्र, और इसमें क्या है, इस वाली साइड है आपका क्या परावर्तक तल, परंतु दूसरी साइड क्या है वक्रता केंद्र। तो ये लिखा है ना, यह अवतल दर्पण में तो परावर्तक तल की ओर ही होता है, जिस साइड परावर्तक तल है उसी साइड क्या होगा वक्रता केंद्र भी होगा। परंतु उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण में दूसरी साइड होता है, यानी इस वाली साइड होता है। ये जो साइड है इस वाली साइड क्या है आपका परावर्तक तल, और जो दूसरी साइड है इस वाली साइड क्या होगा आपका वक्रता केंद्र। ठीक है, इसके बाद है अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसमें देखिए क्या लिखा है, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। यानी ये जो आपका सिस्टम है, ये जो गोला आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो गोला है यानी ये खोखला गोला था, इस खोखले गोले की ये जो त्रिज्या है इस त्रिज्या को क्या बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। लिखा ना, गोले दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं दर्पण की। ठीक है, ऐसे ये वाली क्या होगी वक्रता त्रिज्या, इस पॉइंट सी तक। इसके बाद अगला है पॉइंट मुख्य अक्ष, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, यानी दर्पण के वक्रता केंद्र सी तथा ध्रुव पी को मिलाने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। रेखा पीसी दर्पण की मुख्य अक्ष है। यानी जो पॉइंट है आपका सी और ये जो पॉइंट है आपका पी, इन दोनों को मिलाने वाली जो एक रेखा होगी, इस रेखा को हम क्या बोलेंगे मुख्य अक्ष। ठीक है, ऐसे इस वाले दर्पण में ये जो रेखा होगी इस रेखा को हम क्या बोलेंगे मुख्य अक्ष। इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है अभिलंब यानी नॉर्मल। गोले दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा गोले दर्पण के उस बिंदु पर अभिलंब कहलाती है या होती है। यानी गोले दर्पण का आप कोई भी पॉइंट वक्रता केंद्र से यदि मिलाओगे तो वक्रता केंद्र से कोई भी पॉइंट यदि आप मिला रहे हो गोले दर्पण का, तो वही पॉइंट आपका क्या कहलाएगा अभिलंब। ठीक है, उस बिंदु को क्या बोल लेंगे हम अभिलंब। जैसे कि इस चित्र में देखिए, यानी ये है आपका दर्पण। ठीक है, इस दर्पण के इस वाले पॉइंट को आपने इससे मिला दिया, तो ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा अभिलंब। ठीक है, इसके बाद अगला परिभाषा देखते हैं, द्वारक अपेक्षक। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के बाहरी सिरों को मिलाने वाली जीवा यानी रेखा की लंबाई को गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। एम डैश गोलीय दर्पण का द्वारक है। देखिए इस वाले चित्र में ये जो गोलीय दर्पण है इसका एक सिरा ये है और दूसरा सिरा ये है, इन दोनों सिरों को जो मिलाने वाली रेखा है इस रेखा को क्या बोलते हैं हम द्वारक। ठीक है, दर्पण का द्वारक। ऐसे इस वाले में क्या होगा, ये होगा दर्पण का द्वारक। इसके बाद अगला पॉइंट है फोकस या मुख्य फोकस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो पेपर में पूछा जाता है सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुख्य फोकस या फोकस। इसमें देखिए क्या लिखा है, गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये दो आपको दर्पण दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। पहला दर्पण कौन सा है, ये अवतल दर्पण। दूसरा कौन सा है, उत्तल दर्पण। तो जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में ये है आपका मुख्य अक्ष, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट पी है। पॉइंट पी और सी को मिलाने वाली जो रेखा है इसे क्या बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, अब इसके समांतर चलने वाली जो रेखा है, इसके समांतर चली रेखा, एक ये एक ये एक ये और एक ये। ठीक है भाई, ऊपर से भी आ सकते हैं नीचे से भी आ सकती है, और ये सारी सारी इस तरीके से आपस में एक दूसरे को मिलती है। क्योंकि जो समांतर रेखा है यानी समांतर प्रकाश किरणें यदि आती है मुख्य अक्ष की, तो ये सारी की सारी दर्पण से परावर्तन के बाद हमेशा फोकस में कोई होकर के जाती है। ये है नियम। ठीक है, प्रतिबिंब बनने का पहला नियम यही है। तो यानी सारी सारी प्रकाश किरणें किस में को होकर के गुजरेगी, फोकस में को। अब जो ये पॉइंट है जिस भी बिंदु में कोई गुजरेगी इस बिंदु को क्या बोलते हैं मुख्य फोकस।
यहाँ पर तो वास्तव में मिल रही है, परंतु इस वाली साइड में तो वास्तव में नहीं मिल रही। प्रकाश किरण इस तरीके से आई, इस तरीके से आई, ठीक है। आने के बाद इस दर्पण में को तो पार हो नहीं सकती प्रकाश किरणें, तो ये इस तरीके से टकरा करके इस तरीके से चली गई, ठीक है। ये वाली प्रकाश किरण इस तरीके से चली गई टकरा करके, ये ऐसे सीधी आई थी, वापस चली जाएगी, इस तरीके से आकर के टकरा करके चली गई। यदि हम इन्हें पीछे की ओर हटाते हैं हल्का हल्का, ठीक है, डॉटेड डॉटेड करके यदि पीछे की ओर इन्हें हम हटाते हैं, तो ये जिस भी पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती है, यानी ऐसा लग रहा है प्रकाश किरण इधर से निकल करके आई, ये ऐसा लग रहा है इधर से निकल करके आई, ऐसा लग रहा है इधर से निकल करके, ये वाली भी इधर से निकल करके, ये वाली भी इधर से निकल करके आई, ठीक है। ये ऐसा प्रतीत हो रही है कि ये प्रकाश किरणें इधर से निकल करके आती हुई प्रतीत हो रही है पॉइंट एफ से, परंतु वास्तव में तो नहीं निकल रही है, ठीक है। तो इसीलिए इन्हें बोलते हैं आती हुई प्रतीत होती है, यानी ऐसा लग रहा है ये इधर से आई। तो अब जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस, ठीक है। तो यही तो लिखा है इसमें, मुख्य फोकस। इसके बाद लिखा है अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें वास्तव में फोकस पर मिलती है। तो देखिए ये जो आपका अवतल दर्पण है, इसमें प्रकाश किरणें वास्तव में फोकस पर मिल रही है, सारी सारी प्रकाश किरणें वास्तव में आई, इस तरीके से मिलेगी, ठीक है, इस तरीके से मिली हुई है। और इसके बाद लिखा है जबकि उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, अतः अवतल दर्पण पर फोकस बिंदु एफ दर्पण के सामने तथा वास्तविक होता है, यानी इसमें केवल मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी इसमें वास्तव में मिल रही है अवतल दर्पण में, तो इसमें फोकस बिंदु कहाँ होगा, दर्पण के सामने। इसमें मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो इसमें दर्पण के कहाँ होगा, पीछे, ठीक है। और इसमें वास्तव में मिल रही है तो कैसा होगा, वास्तविक। इसमें मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो कैसा होगा, आभासी, ठीक है। जबकि उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु दर्पण के पीछे तथा आभासी होता है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ज़्यादातर इसकी परिभाषा ही पूछी जाती है, ठीक है, इसलिए आपको ये ध्यान जरूर रखना है। इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है फोकस दूरी, यानी फोकल लेंथ। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी पी एफ को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। देखिए इस बार डायग्राम में यह है आपका, यहाँ पर हमने बताया था ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु। जो फोकस बिंदु है ये वाला, यानी जो वक्रता केंद्र है और जो बिंदु पी है, इसके बीच में जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस बिंदु। तो फोकस बिंदु और जो ध्रुव है, इन दोनों के जो बीच की दूरी है, इस दूरी को क्या बोलते हैं हम, फोकस दूरी, ठीक है। ऐसे यहाँ पर पी और ये वाला जो पॉइंट है, इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, दर्पण का फोकस बिंदु एफ तथा ध्रुव पी व वक्रता केंद्र के ठीक बीच में होता है। यानी क्या लिखा है, दर्पण का जो फोकस बिंदु है वो ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के ठीक क्या होता है, बीच में होता है। ये अभी आपका दर्पण है, मान लीजिए ये दर्पण है, ये है क्या है, ध्रुव है पी, यहाँ पर क्या है, वक्रता केंद्र है सी। इसमें लिखा है जो फोकस बिंदु है, दर्पण का फोकस बिंदु, वो ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक बीच में, यानी ध्रुव ये हो गया पी और ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र, इसके बिल्कुल ठीक बीच में होता है, ठीक है। यानी ये दूरी क्या कहलाती है, आपकी वक्रता त्रिज्या आर, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या की जो आधी होगी वो क्या होगी, फोकस दूरी। क्यों, क्योंकि क्या लिखा है, दर्पण का जो फोकस बिंदु है वो ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के ठीक बीच में होता है, ठीक है। यानी सी के और पी के ठीक बीच में होगा, और सी और पी के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। वक्रता त्रिज्या किससे लिखते हैं, कैपिटल आर से। तो वक्रता त्रिज्या की आधी क्या होगी, फोकस दूरी। तो ये लिखा है ना, यदि दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर हो तो फोकस दूरी किसके बराबर होगी, r/2 के बराबर होगी, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, अर्थात फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। अगला पॉइंट है फोकस तल, फोकल प्लेन। फोकस बिंदु से होकर जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं, ठीक है। ये जो आपका तल था, यानी द्वारक जो था, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम, फोकल तल, ठीक है, यानी फोकल प्लेन। इसके बाद है संयुग्मी फोकस। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, संयुग्मी फोकस, ये भी पेपर में पूछी जाती है। इसे बोलते हैं हम कंजुगेट फोकाई। इसमें देखिए क्या लिखा है,
वे बिंदु जिनमें से किसी एक बिंदु पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है संयुग्मी फोकस कहलाते हैं। संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में ही संभव है, उत्तल दर्पण में नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है कि जो संयुग्मी फोकस है, जो फोकल जो आपका कंजुगेट फोकस है, वो केवल किस दर्पण में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या है? अवतल दर्पण में ही पाए जाते हैं, उत्तल दर्पण में नहीं पाए जाते। अब ये अवतल दर्पण में क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि अवतल दर्पण में क्या होता है? अवतल दर्पण में ही बनता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में आपका वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो इसमें क्या बताएगा? वे दो बिंदु जिनमें से किसी एक बिंदु पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। ठीक है, देखिए जैसे ये है आपका अवतल दर्पण, ये क्या है आपका? ये है आपका अवतल दर्पण। ठीक है, ये क्या है? मुख्य अक्ष। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर हमने मान लिया क्या है? वक्रता केंद्र, और यहाँ पर क्या है? फोकस बिंदु यानी एफ। ये क्या है? सी। और यहाँ पर क्या होगा? ध्रुव। ये रखिए एक वस्तु ए और बी। ठीक है, ये वस्तु क्या है भाई? ए बी, ए बी। ठीक है, प्रकाश किरण पहले ऐसे चलेगी बिल्कुल, और निकले कहाँ को? फोकस में को। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण इस तरीके से जाएगी वक्रता केंद्र में को, टकरा करके वापस आ जाएगी। ठीक है, प्रकाश किरण इस तरीके से गई। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण इस तरीके से जाती है और टकरा करके वापस आ जाती है। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यदि अभी आपने वस्तु यहाँ पर रखी है ए बी, ठीक है, यदि आप वस्तु यहाँ पर रख देंगे तो फिर प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। ठीक है, यानी यदि आपने वस्तु यहाँ पर रखी है तो प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, यदि आप वस्तु यहाँ पर रख दोगे तो प्रतिबिंब फिर यहाँ पर बनेगा। तो ये जो दो पॉइंट है मुख्य अक्ष पर, यानी ये वाला पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट यहाँ पर क्या हुआ? ए डैश। ठीक है, ये वाला आपको जो पॉइंट दिखाई दिया, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये ए डैश। ठीक है, तो ये जो ए डैश पॉइंट है और ये जो ए पॉइंट है, ये दोनों कैसे पॉइंट है? संयुग्मी बिंदु। यानी यदि आप वस्तु इस ए पर रखोगे तो प्रतिबिंब ए डैश पर बनेगा, यदि आप वस्तु ए डैश पर रखोगे तो प्रतिबिंब ए पर बनेगा। ठीक है, ऐसे बिंदु क्या कहलाते हैं? संयुग्मी फोकस। इसके बाद देखते हैं अगला, संयुग्मी बिंदु। संयुग्मी बिंदु भी ऐसी है, ऐसी दो पॉइंट जिनमें से एक पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता हो। यदि ऐसे दो हमारे फोकस जिनमें से एक पर रखी वस्तु को प्रतिबिंब दूसरे पर बनता हो। ठीक है, वही लिखा है 11वें पॉइंट में भी। संयुग्मी बिंदु यानी कंजुगेट पॉइंट्स, वे बिंदु जिनमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, संयुग्मी बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद एक्स्ट्रा शॉर्ट। ये जो एक्स्ट्रा शॉर्ट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या लिखा है? समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। अब जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण कैसा होता है? यानी शीशा। इसमें आप सुबह सुबह या स्कूल में जाने से पहले भी क्या करते हैं? अपना चेहरा देखते हैं, सजते संवरते हैं ना। सभी सजते संवरते हैं, ऐसा नहीं है कि एक दो ही बंदा ऐसा है जो सजता संवरता है। एक दो बंदा ऐसा हो सकता है जो नहीं सजता संवरता, परंतु ज़्यादातर अपने बाल देखते आते जाते। जो तुम्हारी एज है, इस एज में ज़्यादातर यही काम करते हैं ना लड़के लोग, बाल संवारते हैं बार बार आकर के, हैं, कहीं खराब ना हो जाए, कहीं हमको ये ना कह दे कि भाई बाल तो नहीं बनाए हैं तुमने, कैसे लग रहे हो, हैं, तो बाल देखते हैं। जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण की विशेषताएं देखते हैं। पहली विशेषता है समतल दर्पण की, समतल दर्पण द्वारा बना वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा आकार में वस्तु के ठीक बराबर होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी समतल दर्पण जो होता है, यानी जो शीशा, जो मिरर होता है, उसमें आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, आभासी यानी वास्तव में प्रकाश किरणें नहीं काटती है, एक दूसरे को नहीं मिलती है। ठीक है, यानी कैसा बनता है? हमेशा आभासी बनता है। और आकार में वस्तु के ठीक बराबर, यानी जितने बड़े आप हो साइज में, यदि आप पूरे इस शीशे में अपना प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, यानी आपको ये जितने बड़े आप हो शीशे में, आप खुद को उतने बड़े तो दिखाई दोगे, ऐसा नहीं तो छोटे दिखाई दोगे भाई, ऐसा तो नहीं होगा ना। जितने बड़े आप हो, मान लिया आप 5 फुट के हो, तो आप शीशे में ऐसे तो नहीं 4 फुट के दिखाई दोगे, या 3 फुट के दिखाई दोगे, या 7 फुट के दिखाई दोगे, नहीं। यदि आप 5 फुट के हो तो 5 ही फुट के शीशे में दिखाई दोगे। यानी जितने आकार के आप हो उतने आकार का आपका शीशे में, यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा पॉइंट है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ठीक उतनी ही दूरी पर प्राप्त होता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण से आगे स्थित होती है। यानी दर्पण के आप जितना पास खड़े होगे उतना ही पास आपका दर्पण में क्या होगा? प्रतिबिंब बनेगा। जितनी दूर आप खड़े होगे
उतनी ही दूर दर्पण में आपका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो यानी दर्पण के जितनी पास वस्तु रखी होगी उतनी ही पास क्या बनेगा, प्रतिबिंब भी बनेगा। तीसरा पॉइंट है, प्रतिबिंब में वस्तु का दायां सिरा बाईं ओर तथा बायां सिरा दाईं ओर प्राप्त होता है, जिसे पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है? ठीक है, इसे बोलते हैं लैटरल इनवर्जन। इसे क्या बोलते हैं? लैटरल इनवर्जन। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है। यानी यदि आपको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए जो दर्पण है, दर्पण में आपको यदि पूरा प्रतिबिंब अपना देखना है तो दर्पण की लंबाई आप कितनी लें? खुद की लंबाई से आधी। यदि आप 6 फुट के हैं तो दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 3 फुट कम से कम। ठीक है, यदि आप 5 फुट के तो दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 2.5 फुट कम से कम। ठीक है, यानी जितनी भी खुद की लंबाई है उसकी लंबाई का आधा लंबाई दर्पण की लंबाई होनी चाहिए, तभी आप अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देख पाएंगे, अन्यथा नहीं दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हो तथा उनके बीच एक वस्तु रख दी जाए तो दोनों दर्पणों से परावर्तन द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या कैपिटल N का मान कोण थीटा पर निर्भर करता है। यानी इस तरीके से बोला इन्होंने, 2 दर्पण ले लिए और 2 दर्पण लेने के बाद उन्हें इस तरीके से झुका दिया। एक दर्पण इस तरीके से झुका दिया, दूसरा दर्पण इस तरीके से झुका दिया किसी एंगल पर। ठीक है, दूसरा दर्पण है उसे ऐसे झुका दिया किसी एंगल पर। इस तरीके से। ठीक है, बाहर इनके क्या है? पॉलिश हुई हुई है, और जो अंदर है इन दोनों के अंदर यानी बीच में क्या कर दिया? कोई वस्तु रख दी। अब पूछ रहा है ये जो वस्तु रखी है, ये जो एंगल है, पहले तो ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है? थीटा। ठीक है, इस तरीके से इन्हें रख रखता है। यहाँ पर मान लिया कोई वस्तु रख दी। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब इस दर्पण में बनेगा। इसे मान लिया दर्पण नंबर 1, इसे मान लिया दर्पण नंबर 2। तो इसका जो प्रतिबिंब है इस वाले दर्पण में बनेगा और इस वाले दर्पण में बनेगा। ठीक है, अब जब ये दर्पण एक दूसरे के आमने सामने है तो यानी इस दर्पण का प्रतिबिंब इसके अंदर भी बनेगा और इस दर्पण का प्रतिबिंब इसके अंदर भी बनेगा। तो इस प्रकार कितने प्रतिबिंब बनेंगे? ठीक है, यदि वे थीटा कोण पर झुके हुए रखे हैं तो देखिए पहला जो पॉइंट है, इसका पहला पॉइंट है n। n क्या है? नंबर ऑफ प्रतिबिंब। ठीक है, यानी प्रतिबिंब की संख्या। तो इसका फॉर्मूला होता है सीधा सीधा सा n बराबर 360 बटा थीटा माइनस 1। थीटा माइनस 1 यदि कब करना है थीटा माइनस 1? यानी ये पूरा का पूरा इस तरीके से है -1। ठीक है, ऐसा हम आपको बता देते हैं एक बार इस तरीके से। यानी ये डबल बार 2 बार बराबर लग गया, यानी 360 बटा थीटा माइनस 1। ठीक है, तो यानी यदि आपका इस तरीके से वस्तु रखी हुई, यानी इस तरीके से यदि वस्तु रखी हुई तो जो प्रतिबिंबों की संख्या वो कैसे निकलेगी? n बराबर 360 बटा थीटा माइनस 1, यानी 360 बटा थीटा और माइनस क्या कर देना? 1। कब करेंगे -1? यदि सम संख्या आ रही हो, यानी 360 बटा 60 है, यानी ये वाला जो एंगल है मान लें दोनों दर्पण के बीच का कितना है? 60 डिग्री। यदि इससे आप काटोगे तो कितना आ जाएगा? 6। अब इस 6 में से आपको क्या करना है? 1 घटाना है। तो जो 1 घटाने के बाद संख्या आएगी वो क्या आएगी? 5। तो यानी कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 5 बनेंगे, यदि ये 60 डिग्री के एंगल पर झुके हुए होंगे। यदि सम संख्या नहीं आती है, विषम संख्या आती है। ठीक है, यदि मान लिया सम संख्या नहीं आई, क्या आई? विषम संख्या आई। तो विषम संख्या आई तो कोई बात नहीं, फिर कुछ नहीं करना, ना घटाना ना जोड़ना। ठीक है, तो इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट यही है पॉइंट नंबर 2, n बराबर यदि 360 बटा थीटा है और यदि इन दोनों का अनुपात क्या आता है? विषम संख्या, तो जो संख्या आएगी वही रहेगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है? यदि n बराबर 360 बटा थीटा का मान पूर्णांक न होकर भिन्न में हो, मान लिया इस तरीके से 360 बटा 75 डिग्री है। यदि 360 से 75 को डिवाइड करोगे तो कितना आता है? 4.8 आता है। कितना आता है? 4.8। ना तो ये सम है ना ये विषम, और ये कैसा? भिन्न, यानी पॉइंटों में है, यानी एक पूरी संख्या नहीं है। तब क्या करेंगे? तो देखिए क्या लिखा है, तो प्रतिबिंबों की संख्या n-1 के बाद वाला पूर्णांक होगी। यानी जो प्रतिबिंब बनेगी उस टाइम पर कितने बनेंगे? यानी इसमें से 1 घटाओ, 1 घटाने के बाद कितना बचेगा? 3.8।
और 3.8 के बाद जो पूर्णांक संख्या होगी वो कैसी होगी, यानी पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा है तो क्या कर देगी, इधर एक अंक बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो यानी कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 4 प्रतिबिंब बनेंगे। और ऐसे तो है नहीं दर्पण में प्रतिबिंब आधा बनेगा, ठीक है, पूरा ही प्रतिबिंब बनेगा ना, प्रतिबिंबों की संख्या तो पूरी होगी। तो इसके बाद लिखा है जैसे यदि थीटा बराबर 75 डिग्री है तो एन बराबर कितना आएगा, 360/75 बराबर कितना आ जाएगा 4.8 यानी 4.8। अतः प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकल लेंगे, यदि पॉइंटों में है तो उसमें से एक घटाएंगे और एक घटाने के बाद उसका पूर्णांक निकल लेगी, जो कोई भी संख्या है हमारी, कितना आ गया 3.8। तो 3.8 यानी 5 से ज़्यादा है, पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा है तो एक अंक इधर बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे 4, यानी 4 प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, आज के लिए इसमें इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।